प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आपको मैं बता दूं कि आज जो है विज्ञान के अंदर आप सभी जैसा कि जानते हैं कि विज्ञान जो है आपके 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 भागों में बटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स का ऑलरेडी हम लोग जो है कुछ चैप्टर पढ़ाई कर चुके हैं और आज जो है हम लोग बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि जीव विज्ञान आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। और जीव विज्ञान का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम, डैट मीन्स लाइफ प्रोसेस। ये चैप्टर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। काफ़ी ही डिटेल में होगा सभी चीज़ें, बहुत ही जो है ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। शुरू से अंत तक हम लोग चीज़ें को बहुत ही क्लियर वे में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और चीज़ों को सीखने समझने का प्रयास करते हैं। कक्षा 10 जीव विज्ञान के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर जीव विज्ञान में हमें कितने चैप्टर पढ़ाई करने हैं। जब आप NCERT बुक खोलेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि टोटल 16 चैप्टर है। ठीक, उस 15-16 चैप्टर में से कौन कौन से चैप्टर आपके जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका NCERT का जो चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है जैव प्रक्रम, ये आपके बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। दूसरा चैप्टर आपका अगर देखा जाए बायोलॉजी का तो वह है नियंत्रण एवं समन्वय, जो कि NCERT में चैप्टर नंबर 7 में दिया हुआ है। जीव विज्ञान का जो तीसरा चैप्टर है वह है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक, और ये जो चैप्टर है NCERT में वो चैप्टर नंबर 8 में दिया गया है। जीव विज्ञान का जो चौथा चैप्टर है वो आप लोग क्लियरली देख पाएंगे कि आनुवंशिकता एवं जैव विकास है। NCERT में इसको 9 नंबर चैप्टर में दिया गया है। जीव विज्ञान के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ाई करते हैं हमारा पर्यावरण चैप्टर, सॉरी ये 5वां नंबर चैप्टर होगा जीव विज्ञान का। तो जीव विज्ञान का जो आपका 5वां नंबर चैप्टर है उसका नाम है हमारा पर्यावरण। और हमारा पर्यावरण चैप्टर NCERT में चैप्टर नंबर 15 में दिया गया है। और जीव विज्ञान का जो 6 नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ाई करते हैं वो है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन को भी हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत ही इंक्लूड करते हैं और इसको चैप्टर नंबर 16 में दे रखा है आपके NCERT के अंदर। तो कुल मिलाकर के टोटल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 6 चैप्टर बायोलॉजी में आपको पढ़ाई करने हैं। और हमने ये भी बता दिया कि ठीक है, हमने आपको ये भी बता दिया कि जीव विज्ञान का जो चैप्टर है वो NCERT में कौन कौन सा नंबर पे दिया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि कुल मिलाकर के आपको इतना ही क्या करना है, ये जीव विज्ञान पढ़ाई करना है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर के और ये जो 4 नंबर चैप्टर तक है वो तो केवल जैव प्रक्रम है। केवल क्या है? जैव प्रक्रम है। और फिर हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये 2 अलग से चैप्टर आपको पढ़ाई करने हैं। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा फर्स्ट चैप्टर हो जाता है जैव प्रक्रम। तो आज हम लोग जैव प्रक्रम चैप्टर ही शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और बहुत ही डिटेल में शुरू करेंगे, एकदम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक चीज़ों को जो है हम लोग चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैव प्रक्रम के बाद हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय, फिर उसके बाद अगला चैप्टर होगा जीव जनन कैसे करते हैं, फिर अगला चैप्टर होगा आनुवंशिकता एवं जैव विकास, फिर अगला हमारा पर्यावरण। मतलब इस तरह से हम लोग एक एक करके चैप्टर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को, जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका इंग्लिश है लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम को इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ यानी कि जिंदगी, जैव मतलब जिंदगी भाई साहब। तो याद रखिएगा, जिंदा रहने के लिए या फिर मनुष्य अपने विकास के लिए जीवन में जितने भी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं वही सभी प्रक्रिया जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वही सभी प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो आप जैव प्रक्रम को कुछ इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं जैसा कि हम यहाँ पर आपको परिभाषित कर रहे हैं। हमें चैप्टर पढ़ना है जैव प्रक्रम, तो हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि जैव प्रक्रम क्या होता है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि जैव प्रक्रम
क्या होता है। ओके, जैव प्रक्रम क्या होता है अगर यह देखा जाए तो आप बोल सकते हैं कि वे सभी प्रक्रम, प्रक्रम मतलब प्रोसेस, प्रक्रम मतलब प्रोसेस, वे सभी प्रोसेस जो सम्मिलित रूप से मतलब मिलजुल कर, ठीक है, जीवों के अनुरक्षण यानी कि, ठीक है, मेंटेन का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी कि हम अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जिंदगी के अंदर जितने भी प्रक्रियाएं करते हैं, जितने भी प्रोसेस करते हैं, वो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो जैव प्रक्रम कहलाता है। वो सारा का सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग अपने ज़िंदगी में कौन कौन से प्रोसेस करते हैं। तो अगर देखा जाए तो जैव प्रक्रम के अंदर मुख्य रूप से पोषण होता है, श्वसन होता है, वहन होता है और उत्सर्जन होता है। वैसे 8 जैव प्रक्रम हैं, लेकिन हम 4 को ही महत्व देते हैं क्योंकि जिंदा रहने के लिए यही 4 प्रक्रम अति आवश्यक हैं। इसमें से कोई भी एक प्रक्रम आप नहीं करते हैं या फिर छोड़ देते हैं तो आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि जो हमारा जनन है या फिर नियंत्रण एवं समन्वय है वो सब भी जैव प्रक्रम के अंतर्गत है। लेकिन जनन, नियंत्रण एवं समन्वय अगर 9 भी हो तो भी हम जिंदा रह सकते हैं, तो भी जीव जिंदा रह सकते हैं। तो इसीलिए उसको जैव प्रक्रम से बाहर रखा गया है। तो जैव प्रक्रम के अंदर मुख्य रूप से कौन कौन सी चीज़ हैं? तो पहला है पोषण। सही बात है, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए पोषण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पोषण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब ये कि भाई साहब आपका पोषण होना चाहिए। पोषण का मतलब क्या है? पोषण का मतलब है आपने बच्चों के टर्म में सीखा होगा कि पालन पोषण, बच्चों का पालन पोषण अच्छा से होना चाहिए। ये शब्द आपने ज़रूर सुना होगा। बिल्कुल, बच्चों का पालन पोषण अच्छा से होना चाहिए, ये शब्द आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीक़ा से सुना होगा। तो ये पोषण का क्या मतलब है? पोषण का सीधा मतलब देखिए, भोजन ग्रहण करना और उससे शरीर का वृद्धि और विकास होना ही पोषण है। पोषण के लिए यानी कि ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भोजन। तो भोजन का ग्रहण करना और भोजन के ग्रहण से ज़िंदगी, शरीर और जो आपके मानसिक क्षमता, उसका विकास ही पोषण कहलाता है, ठीक है। वैसे मैं आपको अभी शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, आगे डिटेल में आपको हम पोषण अलग टॉपिक पढ़ेंगे, फिर श्वसन अलग पढ़ेंगे, वहन और उत्सर्जन सब अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। तो जैव प्रक्रम में जो सबसे पहला है वो कौन है? पोषण है। इसके बाद श्वसन है। श्वसन मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना। श्वसन में मुख्य रूप से हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो श्वसन का होना भी हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये प्रक्रम नहीं करते हैं हम तो फिर हमारा मृत्यु हो सकता है। दूसरा है वहन। वहन क्या है? वहन जो शब्द है इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक है। और वाहन से ही बना है वाहन। क्या बना है? वाहन। ये वाहन क्या होता है? किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है। जैसे बस, बस क्या है भाई साहब? बस है वाहन। ये क्या करता है? ये यात्रियों को एक जगह से उठा करके दूसरे जगह ले जाके रख देता है, ठीक है। तो ये वाहन का काम करता है। तो वाहन जो है वो वाहन से ही बना है। और वाहन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरे जगह तक जाना। वाहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह तक जाना। तो ये जीवों के रूप, जीवों के टर्म यानी कि सजीव, यानी कि सीधा कह लो भाई साहब, अगर देखा जाए तो मनुष्य के लिए वाहन का क्या मतलब है? मनुष्य के लिए वाहन का मतलब है कि मनुष्य के शरीर में या फिर जितने भी जीव है उसके शरीर में भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो एक जगह से दूसरे जगह तक यात्रा करते रहते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो रक्त, कौन चीज़? रक्त। रक्त आप सभी जानते हैं हृदय से निकल करके पूरे शरीर में जाता है और फिर पूरे शरीर से मतलब इकट्ठा होते हुए फिर हृदय में आता है। तो इसका मतलब है हमारे शरीर में रक्त का वहन होता है। रक्त एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता है हमारे शरीर के अंदर। दूसरा अगर बातें करें तो हमारे शरीर में जो भोजन है वो भी यात्रा करता है। भोजन भी यात्रा करता है। भोजन देखो,
हम पहले मुंह में डालते हैं, मुंह में ये ग्रसनी से होते हुए जाता है आमाशय में, आमाशय से छोटी आंत से बड़ी आंत और बड़ी आंत से फिर हम उसका उत्सर्जन कर देते हैं, तो भोजन का भी वहन होता है। अगर देखिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का भी वहन होता है। हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन के रूप में, ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन फिर जाके ब्लड में मिलता है और फिर ब्लड हमारे पूरे शरीर में फैलता है, तो ऑक्सीजन भी पूरे शरीर में फैल गया। तो आपने देखा कि हमारे शरीर में वहन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वहन यानी कि जो रक्त है, ऑक्सीजन है, भोजन है, इसका एक जगह से दूसरी जगह तक जाना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। अगर ब्लड एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, ब्लड रुक जाएगा, तो फिर मनुष्य जिंदा रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। तो ये वहन भी क्या है भाई साहब? जैव प्रक्रम है। इसके बाद है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जितने भी पोषक तत्व होते हैं भोजन में, उसको तो हमारा शरीर अवशोषित कर लेता है पोषक तत्व के रूप में, लेकिन उसमें जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं या फिर सीधा समझ लीजिए कि कचरा होते हैं, उसको हम जो है मल द्वार और मूत्र द्वार के मदद से शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो किसी भी पदार्थ का शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन है। तो समझ में आ गया? तो जितने भी कचरा होते हैं या फिर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, उसको हम लोग शरीर से क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। यही है उत्सर्जन। तो आपने देखा कि जैव प्रक्रम में कौन कौन से प्रक्रम मुख्य रूप से आते हैं। प्रक्रम मतलब प्रोसेस, प्रोसेस मतलब काम, सीधा समझ लो। तो पोषण का काम आता है, जिसमें क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं और इससे हमारे शरीर का विकास होता है। दूसरा सांस लेना यानी कि श्वसन। तीसरा वहन यानी कि ब्लड, भोजन और मुख्य रूप से ऑक्सीजन का वहन होता है हमारे शरीर में। उत्सर्जन, हम भोजन करते हैं और उसमें से जो कचरा पदार्थ होता है उसको बाहर निकालते हैं, तो यही उत्सर्जन है। अब आप बताइए कि ये 4 चीज़ें जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से अगर कोई एक रुक जाए तो क्या व्यक्ति जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा भाई साहब। तो इसीलिए ये 4 ऐसे प्रक्रम हैं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है, इसीलिए इसको हम जैव प्रक्रम में मुख्य रूप से शामिल करते हैं। ठीक, अब आपने तो देख ही लिया कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से यानी कि मिलजुल करके जीवों के अनुरक्षण यानी कि मेंटेन का कार्य करते हैं। सही बात है। ये सभी मिलजुल करके एक साथ ये प्रोसेस जो है एक साथ चलता है और सभी प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में, तब तो हमारा शरीर हमारे शरीर का जो है अनुरक्षण होता है। नहीं तो इसमें से अगर कोई एक भी रुक जाए, पोषण रुक जाए, श्वसन रुक जाए, वहन या उत्सर्जन कोई भी अगर रुक जाए, तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो इसी प्रक्रम को हम जो है जैव प्रक्रम कहते हैं। इसी सारे प्रक्रम को, इसी सारे प्रोसेस को यानी कि इसी सारे काम को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है। जैव प्रक्रम के बाद अब हम लोग जो है बहुत ही सिंपल और बहुत ही मतलब कह लो कि ये जाना पहचाना टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सजीव और निर्जीव। जानेंगे अब हम लोग कि सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है, सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है। तो अगर ये जानने की कोशिश करा जाए कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है, तो आपको सिंपली पता होगा कि जिसमें जान है वो सजीव है और जिसमें जान नहीं है वो निर्जीव है। तो ये तो साधारण सा कह देना हुआ कि हाँ, जो जिसमें जान है वो सजीव है और जिसमें जान नहीं है मतलब जो मरा हुआ है वो निर्जीव है। लेकिन इसको आप अपने स्टैंडर्ड में, क्लास 10th के स्टैंडर्ड में कैसे समझाएंगे? ठीक है, तो आइए हम बहुत ही स्टैंडर्ड परिभाषा के साथ समझाते हैं आपको कि सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है। अगर इसको स्टैंडर्ड वे में समझाया जाए तो क्या होगा, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझेंगे हम लोग सजीव को, कि सजीव क्या होते हैं, किसे कहते हैं सजीव। तो सीधा सीधा बोलेंगे कि वे सभी वस्तुएं जिसमें पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन एवं वृद्धि जैसी क्रियाएं होती हैं तथा जिसमें गति होती है उसे सजीव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। तो आप अब ये नहीं बोलेंगे कि जिसमें जान होता है, जो भोजन करता है, जो चल सकता है, उसे सजीव कहते हैं। मतलब वो एक मतलब समझ लीजिए कि लो लेवल का डिफिनीशन हो गया। अब आप अपने लेवल का डिफिनीशन क्या देंगे? अपने लेवल का डिफिनीशन देंगे कि वे सभी वस्तुएं जिसमें पोषण,
श्वसन, वहन, उत्सर्जन एवं वृद्धि जैसी क्रियाएं होती हैं तथा जिसमें गति होती है उसे सजीव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सजीव होंगे उसमें पोषण होना चाहिए। सही बात है। पोषण मतलब वो भोजन करना चाहिए और भोजन से उसके शरीर का विकास होना चाहिए। तो सही बात है भाई, जितने भी सजीव है वो भोजन करते ही करते हैं। इसके बाद उसमें श्वसन यानी कि सांस लेने का भी प्रोसेस चलना चाहिए और वहन भी होना चाहिए उसमें। तो वहन क्या है वो हम आपको शॉर्टकट में बताए हैं, आगे तो डिटेल में बताएंगे। उसमें उत्सर्जन भी होना चाहिए यानी कि उसके शरीर से वर्ज्य पदार्थ यानी सीधा समझ लो कि कचरा भी बाहर आना चाहिए। उसमें वृद्धि भी होना चाहिए। सही बात है भाई साहब। जो सजीव है वो आज मान लीजिए कि ये 3 फीट का है, कल बढ़ के 5 फीट हो जाएगा, अगले दिन बढ़ के 5.5 फीट हो जाएगा। सही बात है। मनुष्य का तो ये प्रोसेस चलता है। छोटा सा बच्चा होता है, फिर बड़ा होते होते 3 फीट का होता है, 5 फीट का, फिर 5.5 फीट का, कोई 6 फीट के भी हो जाते हैं। तो वृद्धि होना चाहिए, यही है वृद्धि। तो मनुष्य में भी वृद्धि होता है, पेड़ पौधे में भी वृद्धि होते हैं और जितने भी सजीव है सभी में वृद्धि होता है। एक गुण और होना चाहिए मनुष्य में, एक गुण और मतलब मनुष्य नहीं, सजीव में एक गुण और होना चाहिए कि उसमें गति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गति होना चाहिए। ठीक है। तो भाई साहब गति क्या है? गति मतलब जो सजीव होगा वो एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकता है। एक जगह से दूसरी जगह तक क्या कर सकता है? जा सकता है। तो गति भी होना चाहिए। सही बात है। जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी समझ लीजिए कि जानवर हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी आप कह लें कीट पतंग हैं, वो सारे के सारे गति करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन अगर गति के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पेड़ पौधे जो हैं वो आप कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई साहब पेड़ तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता है, इसमें तो गति नहीं होता है। लेकिन याद रखिएगा पेड़ पौधे में भी गति होते हैं। बोलेंगे सर वाओ पेड़ पौधे में गति? हाँ, याद रखिएगा पेड़ पौधे में गति जो है स्थानांतरित गति नहीं होते हैं, लेकिन आंतरिक गति होता है। कौन सा गति? आंतरिक गति। कैसे पेड़ पौधे में गति होते समझिए। पेड़ पौधे जो है कैसे गति करते हैं? याद रखिएगा कि पेड़ पौधे के जो अंग है वो गति करते हैं। पेड़ पौधे के कौन सी गति करते हैं? अंग गति करते हैं। मान लीजिए कि ये ज़मीन है, ठीक है, और यहाँ पर कोई पेड़ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ये मान लेना कि भाई साहब ये पेड़ लगा हुआ है, ठीक। अब इसके जड़ है अभी इतना बड़ा बड़ा जड़ है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर पानी डाल देते हैं, इधर सूखा छोड़ते हैं और यहाँ पर पानी डालते हैं, ये गीला वाला क्षेत्र हो गया, गीला वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। मतलब पानी यहाँ पर है, यहाँ पर और खाद वगैरह मिनरल्स भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो पेड़ क्या करते हैं उस स्थिति में, या फिर नॉर्मली भी इसके जड़ में वृद्धि होता रहता है। जड़ में क्या होता रहता है? वृद्धि होता रहता है। जड़ एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहते हैं। जड़ एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहते हैं। तो इसके जड़ में वृद्धि हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। इसके जो तना है इसमें भी वृद्धि होते हैं, जो इसके ब्रांच होते हैं, जो इसके टहनी होते हैं उसमें भी वृद्धि होता है। तो पेड़ पौधे में भी वृद्धि के रूप में गति होता है। किसके रूप में? वृद्धि के रूप में गति होता है। तो यह आपने देख लिया कि पेड़ पौधे जो है उसमें भी गति होते हैं, उसके अंग भी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, यानी कि उसमें भी आंतरिक गति होती है। कैसी गति? आंतरिक गति होती है। तो आपने सजीव देख लिया। अब सजीव जो बच्चे समझ गए वो निर्जीव आराम से समझ जाएंगे। जिसमें ये सारी के सारी चीज़ें नहीं पाई जाएंगी उसे निर्जीव कहेंगे। भाई पेड़ पौधे, पहले जो सजीव का उदाहरण देख लीजिए। सजीव का उदाहरण है पेड़ पौधे, जंतु, मनुष्य इत्यादि। आप समझ ही गए होंगे, इतना समझाने की तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। जितना देखो मैं इतना डिस्कशन इसीलिए करता हूँ छोटे से छोटे चीज़ों पर, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे तो बच्चे हैं। हम उसके साथ जितना ज़्यादा डिस्कशन करेंगे वो उतना ही ज़्यादा जान पाएंगे। हमको क्या है, हम तो चाहेंगे तो भाई चैप्टर क्या कर देंगे 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा और कभी भी नहीं करूँगा। पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा तो पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि
बच्चों के साथ जितना ज़्यादा डिस्कशन होगा वो उतना ही ज़्यादा सीख पाएंगे। किसी भी चीज़ के बारे में मैं अगर आपको 5 चीज़ बताया तो आप 5 चीज़ पर ही निर्भर होते हैं, इसीलिए मैं जितना अधिक से अधिक होता है वो बताने का कोशिश करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। तो यही कारण है कि हम चीज़ों को बहुत ही डिटेल में लेके चलते हैं ताकि आपको नॉलेज डिटेल मिल सके। अब सजीव समझने के बाद हम लोग समझने जा रहे हैं निर्जीव। क्या समझने जा रहा है? निर्जीव। सजीव का जस्ट उल्टा होगा निर्जीव। किसे कहेंगे निर्जीव? तो वे सभी वस्तुएं या वे सभी जो है चीज़ें जिसमें जीवन के कोई भी आवश्यक कार्य संपन्न नहीं होता है, उसे निर्जीव कहते हैं। स्टैंडर्ड रूप में आप ऐसे ही परिभाषित कर सकते हैं। किसे कहते हैं निर्जीव? तो जिसमें जीवन के कोई भी आवश्यक कार्य, जीवन के लिए आवश्यक है पोषण, जीवन के लिए आवश्यक है श्वसन, वहन, उत्सर्जन, वृद्धि और गति, लेकिन इसमें से कोई भी कार्य जिसमें नहीं होते हैं उसे ही हम जो है निर्जीव कहते हैं। निर्जीव ना तो उसमें पोषण होगा, पोषण यानी कि ना तो वो भोजन करेगा, ना ही वो सांस लेगा, ना ही उसमें वहन होगा, ना ही वो उत्सर्जन करेगा, ना ही उसमें वृद्धि होगा और ना ही वो गति करेगा। कोई भी लक्षण नहीं होगा निर्जीव में। निर्जीव में कोई भी लक्षण नहीं होगा। जैसे आपका कलम है, पत्थर है, किताब है, ये सारे के सारे चीज़ निर्जीव होते हैं। अब बताने की ज़रूरत है नहीं, मतलब इतना डिटेल आप समझ पा रहे होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को समझेंगे। सजीव और निर्जीव में अंतर आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। तो जब कभी भी आपको सजीव और निर्जीव में अंतर बताने के लिए बोलेगा तो आप क्या बोलिएगा? सिंपल भाषा में बताइएगा कि मतलब सजीव भोजन करता है, निर्जीव भोजन नहीं करता है, सजीव चलता है, निर्जीव नहीं चलता है। हाँ बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं। लेकिन आप 10th में हैं, आप अगर बातें 10th वालों की तरह करें तो अच्छा होगा। आप 10th में आकर के अगर क्लास 2 वाले बच्चों की तरह अगर बात करेंगे, क्लास 2 वाले चीज़ों को दिखाएंगे तो आपका लेवल अच्छा नहीं माना जाएगा। तो आइए हम अपने आधार से आपको इसे परिभाषित करके दिखाते हैं, ठीक। जानिए, जब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सजीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट करें, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि सजीव और निर्जीव में निम्नलिखित अंतर हैं। पहला अंतर क्या बोलेंगे कि सजीव पोषण करते हैं जबकि निर्जीव पोषण नहीं करते हैं। ऐसे ही लिखना आपको, जबकि लगा करके। सही बात है, इससे पहले हम परिभाषा में ही देख चुके हैं कि सजीव जो होते हैं वो उसके अंदर पोषण होता है, मतलब वो भोजन करते हैं, भोजन के कारण उनके शरीर में वृद्धि होता है, लेकिन निर्जीव में ऐसा नहीं होता है। इसका दूसरा अंतर क्या बताएंगे भाई साहब? दूसरा अंतर बताएंगे कि सजीव में श्वसन की क्रिया होती है, यानी कि सजीव सांस लेते हैं, जबकि निर्जीव में श्वसन की क्रिया नहीं होती है, यानी कि निर्जीव सांस नहीं लेते हैं। सिंपल फंडा है। तीसरा बताएंगे कि सजीव में वृद्धि होता है। सही बात है, वृद्धि यानी कि उसका शरीर बड़ा होगा, छोटा होगा पहले, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा, इससे बड़ा होता जाता है, जबकि निर्जीव में वृद्धि नहीं होती है। अब ऐसा तो नहीं कि आपके बैग में जो कलम रखा हुआ है आज है मान लीजिए कि 5 CM का और कल 6 CM का हो जाएगा, अगले दिन जो है 7 CM का हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा जी। अगर ऐसा हो गया आपके पेन के साथ तो समझ लेना आपका पेन जादुई पेन है, ठीक है, जो कि है नहीं, हम ऐसे ही आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो निर्जीव में वृद्धि नहीं होगा, ये आपने देख लिया। इसके बाद आप बताएंगे कि जो सजीव है वो जनन करते हैं। सही बात है, सजीव जनन करते हैं जबकि निर्जीव जनन नहीं करते हैं। ये जनन का क्या मतलब है? आगे आपका एक चैप्टर ही है जीव जनन कैसे करते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले तो अभी हम यहाँ पे जनन समझने वाले हैं कि जनन आखिर क्या होता है। तो याद रखिएगा, जितने भी सजीव हैं वो सभी अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, और अपने जैसे बच्चे को जन्म देना ही जनन है। जनन है, समझ में आ गया? तो जनन किसे कहते हैं? अपने जैसे बच्चे को जन्म देना ही जनन कहलाता है। तो सजीव में तो जनन होता है, लेकिन निर्जीव में जनन नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को समझेंगे। अगला जो आपका 5 नंबर जो अंतर है वो है कि सजीव में गति होता है, बिल्कुल ठीक, लेकिन निर्जीव में गति नहीं होता है। इस तरह से आप लिखिएगा, एक भी मार्क नहीं कटेगा। और दूसरी बातें जो है यहाँ पर वो चीज़ें हम लिखे हैं जो 10th के लेवल में आपको लिखना चाहिए, ठीक है। अब आप सिंपल सा बात लिख के आ जाएंगे कि सजीव भोजन करता है, निर्जीव भोजन नहीं करता है, मत, हम भी तो बात वही लिखे हैं लेकिन शब्द का अंतर है, ठीक है। तो आप इस स्टैंडर्ड में क्या करेंगे, एग्जाम में लिख के आएंगे। आगे बढ़िए और आगे समझते हैं। अब जो हमारा चैप्टर है वो है पोषण, मतलब अब जो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं वो पोषण करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा था शुरू में ही कि जैव प्रक्रम में 4 चीज़ें थे मुख्य रूप से, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। ये 4 चीज़ें, चारों को एक एक करके आपको पढ़ना होगा। सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं पोषण। क्या पढ़ते हैं, पोषण। तो चलिए पोषण क्या होता है ये जानते हैं। तो अगर ये देखा जाए कि पोषण क्या होता है, किसे कहते हैं पोषण, तो सिंपल सी परिभाषा मैं आपको दे रहा हूँ, तभी से बताते आ रहा हूँ और वही फिर बता रहा हूँ। पोषण क्या होता है, तो दुनिया में जितने भी सजीव है ना वो भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। तो सजीवों का भोजन ग्रहण करना तथा उसके द्वारा शरीर का निर्माण, टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास तथा शारीरिक क्रियाओं का संचालन पोषण कहलाता है। सही बात है भाई साहब, जितने भी सजीव है वो भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। भोजन ग्रहण करता है यानी कि खाना खाता है, और खाना खाने से क्या होता है कि उसके शरीर का निर्माण होता है। जब आप खाना नहीं खाएंगे तो आपके शरीर का निर्माण ही नहीं होगा, आपका शरीर रुक सा जाएगा, मर भी जाएंगे आप, ठीक है। तो भोजन से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। और भोजन में बहुत सारे जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसके कारण कई बार छोटा मोटा चोट वोट लगता है तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, तो शरीर का निर्माण होता है। इसके बाद टूट फूट की मरम्मत होती है, छोटा मोटा चोट लग गया, हल्का कट गया, कुछ भी हो गया, नाखून काटते समय हल्का कट गया, तो इस सब के लिए दवा तो नहीं खाते हम, इस सब के लिए हम दवा नहीं खाते हैं, तो फिर ये ठीक कैसे हो जाता है। तो याद रखिएगा, भोजन में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो इस सभी चीज़ों को ठीक कर देते हैं। तो टूट फूट का मरम्मत होता है भोजन करने से, हमारे शरीर का वृद्धि भी होता है, अगर भोजन नहीं करेंगे तो आप बढ़ नहीं पाएंगे, और विकास भी होता है, ठीक है, तथा शारीरिक क्रियाओं का संचालन भी होता है। और इसी शारीरिक क्रियाओं का संचालन पोषण कहलाता है। और जो भोजन से हमारे शारीरिक क्रिया का संचालन होता है, इसे ही हम पोषण कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो क्या समझ में आया आपको, पोषण क्या है, इसको समझने में कोई दिक्कत है आपको? पोषण सिंपल सी बात है, भोजन ग्रहण करना तथा उससे क्या होता है कि शरीर का निर्माण होना, टूट फूट की मरम्मत होना, वृद्धि एवं विकास होना, शारीरिक क्रियाओं का संचालन होना, ये सारे के सारे चीज़ ही पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो पोषण आपने समझ लिया। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे हम पोषण के प्रकार पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, पोषण के प्रकार, यानी कि हम सजीव जीवित रहने के लिए किस तरह से भोजन ग्रहण करते हैं, उसी के आधार पर जो है पोषण का प्रकार बनाया गया है। तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण याद रखिएगा मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। स्वपोषी पोषण, जिसको स्वपोषण भी कहते हैं, और दूसरा है विषम पोषी पोषण, जिसको परपोषण भी कहते हैं। तो अब हमें जानना होगा कि स्वपोषी पोषण क्या है, विषम पोषी पोषण क्या है। तो यहाँ पर ही मैं आपको समझाता हूँ, जो चीज़ें आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, शारीरिक क्रियाओं का संचालन करने के लिए हम लोग भोजन करते हैं। तो कुछ ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन खुद बना लेता है, उसको किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, वो अपना भोजन के लिए, वो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। अपने भोजन के लिए क्या होते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। तो जो जीव, जो सजीव अपना भोजन
खुद बना लेते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं, और वो जिस विधि से भोजन बनाते हैं उसको स्वपोषण कहते हैं। ठीक, लेकिन जो सजीव अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं उसको परपोषी कहते हैं, और वो जिस प्रोसेस से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसको परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। तो याद रखिए। हाँ, अब चलिए डिटेल में पढ़ते हैं कि स्वपोषी पोषण क्या होता है और परपोषी पोषण क्या होता है। इस चीज़ों को अब हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, तो रेडी हो जाइए। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्वपोषी पोषण, जिसको स्वपोषण भी कहा जाता है। जानेंगे कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, यानी कि स्वपोषण क्या होता है। ओके, चलिए जानते हैं, चीज़ों को एक एक करके डिटेल में सीखने समझने की कोशिश करते हैं। जब आप बात करते हैं कि स्वपोषी पोषण, तो स्वपोषी पोषण का क्या मतलब होता है वो समझिए। एक मिनट। याद रखिएगा कि पोषण की दो विधियां हैं, जैसा कि हमने अभी जस्ट आपको यहाँ पर बताया है। एक विधि है स्वपोषी पोषण और दूसरा विधि है विषमपोषी पोषण। तो आइए इस दोनों विधि को जानते हैं भाई साहब, क्या दिक्कत है। सबसे पहला स्वपोषी पोषण। तो याद रखिएगा, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा स्वयं यानी कि खुद संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण क्या है? पोषण की वह विधि है जिसमें जो जीव होते हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा खुद क्या कर लेता है? संश्लेषित कर लेता है, यानी कि खुद प्राप्त कर लेता है। और इसी प्रकार के विधि को, इसी प्रकार के पोषण के विधि को स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसी प्रकार के पोषण की विधि को क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। समझिए इसको एक बार और। अभी प्रकाश संश्लेषण शब्द आपके सामने में आया है। 9th में आप लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा होगा। जो यहाँ पढ़ते हैं, जो बच्चे हमसे पढ़ाई करे हैं 9th, वो तो ऑलरेडी जानता होगा। जो बच्चे नहीं पढ़ाई किए हैं 9th, तो अभी जान लें, क्या दिक्कत है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम क्या है ये जानना जरूरी होगा, क्योंकि जो स्वपोषी पोषण होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा ही जो है भोजन संश्लेषित किया जाता है। ठीक है, वो जानना होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण एक विधि है। एक क्या है? विधि है। क्या करने का? तो खाना बनाने का। खाना बनाने का एक विधि है। ठीक है, खाना बनाने का क्या है? एक विधि है। जैसे मनुष्य खाना बनाते हैं, तो मनुष्य खाना बनाने के लिए यानी कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। कैसे? कुछ तो ऐसे जीव हैं जो मांसाहारी हैं, तो मांसाहारी तो डायरेक्ट आपको लग रहा होगा कि ये दूसरे जीवों पर निर्भर हैं, दूसरे जीवों से ही उसका भोजन आता है। लेकिन जो शाकाहारी है वो भी याद रखिएगा कि दूसरे जीव पर ही निर्भर होता है। जो शाकाहारी भोजन करता है वो रोटी खाता है, सब्जी खाता है, मुख्य रूप से मान लीजिए। तो रोटी और सब्जी कहाँ से आया? पेड़ पौधा से आया। इसका मतलब जो मनुष्य हैं, जो शाकाहारी मनुष्य है, वो पेड़ पौधे पर अपने भोजन के लिए निर्भर है। ठीक है, इसीलिए उसको परपोषी भी कहते हैं। तो जिस तरह से मनुष्य चावल बनाने के लिए, भात बनाने के लिए, सिंपल समझो, भात बनाने के लिए चावल डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उसको जो है मतलब कह लीजिए कि गैस पे रखते हैं और तब जाके चावल बनता है। तो ये चावल बनाने का प्रोसेस हुआ। उसी तरीक़ा से पेड़ पौधे भी भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए सूरज का प्रकाश चाहिए, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इसके बाद उसको क्लोरोफिल चाहिए, जल चाहिए, खनिज लवण चाहिए। ये सारा का सारा चीज़ उसको ज़रूरी होता है और इस सब के साथ क्लोरोफिल के हेल्प से अपना भोजन बनाता है। तो पेड़ पौधा जिस विधि से अपना भोजन बनाता है उसी विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सीधा याद रखिएगा कि पेड़ पौधा जिस विधि से अपना भोजन बनाता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये तो अभी हम शॉर्टकट में देख रहे हैं, आगे पूरे डिटेल में देखेंगे। तो जो हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन खुद स्वयं यानी कि खुद प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा जो है बना लेते हैं और इसी प्रक्रम को हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब दूसरा है विषमपोषी पोषण। दूसरा क्या है?
विषमपोषी पोषण। ये विषमपोषी पोषण नाम से ही है परपोषण, इसका नाम ही है परपोषण। आपने एक शब्द सुना होगा परपोषी। परपोषी क्या होता है? जो व्यक्ति अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हो या फिर जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होता है उसे ही परपोषी कहते हैं। यहाँ पर विषमपोषी पोषण या फिर परपोषण किसे कहेंगे? तो याद रखिएगा कि पोषण की वह विधि यानी कि परपोषी पोषण भी पोषण की ही एक विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बना पाने के कारण अन्य जीवों पर आश्रित रहता है, उसे हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। तो दुनिया में कुछ ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधों की तरह खुद नहीं बना पाता है, वो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या रहता है? निर्भर रहता है। जैसे कि बात किया जाए तो मनुष्य भी वही है। मनुष्य भी अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है। आप बोलेंगे सर बना तो लेते हैं हम लोग तो भोजन अपना खुद बना लेते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि आपको भोजन बनाने तो आता है लेकिन चावल ना रहे, दाल ना रहे, सब्जी ना रहे तो आप भोजन कैसे बनाएंगे? तो नहीं ना बना पाएंगे। इसका मतलब चावल दाल सब्जी पर हम लोग निर्भर हैं, मुर्गा खस्सी बकरी इस सब पर हम लोग निर्भर है। अगर ये सब ना रहे तो हम लोग भोजन नहीं बना पाएंगे और इसके बावजूद भी हमें और भी कई सारे चीज़ों का हेल्प लेना पड़ता है। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग जो है अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर, किस जीवों पर? दूसरे जीव कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि मतलब दूसरे सजीवों पर या फिर दूसरे निर्जीवों पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं। तो इस तरह के विधि को ही हम बोलते हैं कौन सा विधि? तो विषमपोषी पोषण विधि कहते हैं। ठीक है, विषमपोषी में कौन कौन आएगा मतलब वो हम आगे क्या करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ये अभी आपने देख लिया कि स्वपोषी क्या होता है और विषमपोषी जो है क्या होता है। यहाँ तक में आप लोगों को कोई भी दिक्कत जो है नहीं होना चाहिए कि स्वपोषी पोषण क्या है और विषमपोषी पोषण क्या है। अब बढ़ेंगे आगे। नोट में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ जिसको याद रखिएगा। विषमपोषी पोषण में जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ के रूप में तोड़ने के लिए जीव एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। जीव एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। क्या बोला ये लाइन, समझिएगा। देखिए, स्वपोषी पोषण जो है वो पेड़ पौधे में होता है। हरे पेड़ पौधे जो है उसमें स्वपोषी पोषण होता है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और उसका जो भोजन होता है वो कह लीजिए कि मतलब वो लिक्विड फॉर्म में होता है और ये हम लोगों के जैसे बहुत ही कड़ा जो है भोजन नहीं होता है, मतलब वो लिक्विड के ही रूप में उसका भोजन होता है। तो उसको पेड़ पौधों के भोजन को पचाने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा उसको चबाना नहीं पड़ता होगा या फिर अलग से पाचन एंजाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी क्योंकि उसको पचाने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन विषमपोषी पोषण में तो मनुष्य क्या करते हैं कि मतलब कुछ भी खा लेते हैं, कितना भी हार्ड से हार्ड चीज़ खा लेते हैं। मटर का भूजा खा लेंगे, चना का भूजा खा लेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए तो आप सभी जानते हैं कि वो क्या कर लेते हैं, इतना हार्ड मीट, मांस, मछली ये सब क्या करते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है विषमपोषी पोषण में कि विषमपोषी पोषण में हमारा जो भोजन होता है वो बहुत ही जटिल पदार्थ होता है। विषमपोषी पोषण में हमारा भोजन क्या होता है? जटिल पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ? जटिल पदार्थ होता है, यानी कि बड़ा पदार्थ होता है। रोटी हो, जैसे सब्जी हो, जब जटिल होता है कि नहीं। अब इस जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ के रूप में यानी कि छोटे छोटे रूपों में तोड़ने के लिए जीव एंजाइम का उपयोग का जो प्रयोग है वो किया जाता है। जीव एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे जो एंजाइम हैं वो हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करता है। और हमारे भोजन में एंजाइम कहाँ से मिलना शुरू हो जाता है? तो जब हमारा भोजन मुंह में होता है उसी टाइम से उस भोजन में एंजाइम का मिक्स होना शुरू हो जाता है। और ये आप लोगों ने देखा भी होगा कि मतलब जब हम भोजन करते हैं तो हमारे मुंह से लार निकलता है और लार भोजन में मिलता जाता है और वो हम उसको अंदर करते जाते हैं। तो वही लार जो है वो एंजाइम है। और भी अलग अलग प्रकार के
अलग अलग प्रकार के जो एंजाइम हैं वो हमारे भोजन में मिलता है और वो एंजाइम हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, तब हमारा भोजन पचता है। लेकिन स्वपोषी पोषण में ऐसा कोई भी समस्या नहीं होता है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि स्वपोषी पोषण क्या है, विषमपोषी पोषण क्या है। अब बढ़ेंगे आगे और एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ाई करने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। विषमपोषी पोषण के प्रकार। जो स्वपोषी पोषण है उसमें तो एक ही है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे अपना भोजन बनाएंगे। लेकिन विषमपोषी पोषण जो है, जिसमें मनुष्य भी आता है, मनुष्य और वे सभी जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं वो भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें अलग अलग प्रकार होते हैं। विषमपोषी पोषण के अलग अलग प्रकार होते हैं। चलिए जानते हैं कि विषमपोषी पोषण के कौन कौन से प्रकार हैं। तो विषमपोषी पोषण के प्रकार पढ़ने वाले हैं। याद रखिएगा, विषमपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। विषमपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक है मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण, तीसरा है प्राणी सम पोषण। तो आइए जानते हैं कि कौन क्या है। मृतजीवी पोषण क्या है, परजीवी पोषण क्या है और प्राणी सम पोषण क्या है, ये सभी चीज़ें हम क्या करते हैं, डिटेल में एक एक चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहला है मृतजीवी पोषण। नाम से ही स्पष्ट है, मृतजीवी पोषण। इस दुनिया में कुछ ऐसे जीव हैं जो मरे हुए जीव को खाकर जिंदा रहते हैं। मरे हुए जीव को खा करके क्या करते हैं, जिंदा रहते हैं। तो उसमें जो पोषण हुआ वो मरे हुए जीव को खाकर जिंदा रहने से खा करके जो है उसका पोषण हुआ। तो उस तरह के पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव मृत जीवों या पादपों के शरीर से अपना भोजन जो है घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है, घुला हुआ कार्बनिक पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है, ऐसे जीव मृतजीवी कहलाते हैं। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, मृतजीवी। जैसे कि कवक। कवक जो है वो आपको पता होना चाहिए कि मृतजीवी है, क्योंकि ये सड़े गले पदार्थ पर पनपता है और उसको खाता है। बैक्टीरिया भी मृतजीवी है और प्रोटोजोआ तो मृतजीवी है ही है। ये सभी के सभी मृतजीवी के क्या है, उदाहरण। तो हम आशा करते हैं कि मृतजीवी क्या होता है आप समझ पाए होंगे। पहले के टाइम पर जो है मरे हुए चीज़ों को मतलब समझ में आ रहा होगा कि कीड़े मकोड़े ही खाते थे, अब तो मनुष्य भी मृतजीवी हो गए हैं। उसको अगर समझ में आ रहा होगा कि मरे हुए मछली, मरे हुए कुछ अभी दे दो तो वो क्या कर लेते हैं, खाते रहते हैं। तो ये हम मृतजीवी में उसको हम ये नहीं रख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मृतजीवी का भी लक्षण होता है मनुष्य में। अगला है आपका परजीवी पोषण। कौन सा पोषण, परजीवी पोषण। तो चलिए जानते हैं कि परजीवी पोषण क्या होता है। तो याद रखिएगा, पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव दूसरे जीव के शरीर से कार्बनिक पदार्थ भोजन के रूप में प्राप्त करता है, ऐसे जीव परजीवी कहलाते हैं। जैसे कि गोल कृमि है, मलेरिया परजीवी है आदि, ये परजीवी के उदाहरण है। किस चीज़ के उदाहरण है, परजीवी के उदाहरण है। यानी कि दूसरे जीव पर वो रहता है और वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ऐसे ही परजीवी पोषण इसे ही कहते हैं। अगला है प्राणी सम पोषण। प्राणी सम पोषण में क्या होता है, मनुष्य भी प्राणी सम पोषण में ही आता है। प्राणी सम पोषण में क्या होता है कि ये पोषण की वह विधि है जिसमें कोई जीव जो है ठोस कार्बनिक पदार्थ के रूप में अन्य स्रोत से भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी पोषण में हम लोग क्या करते हैं कि जो भोजन होता है हमारा वो ठोस पदार्थ के रूप में होता है। किस पदार्थ के रूप में होता है, ठोस पदार्थ के रूप में होता है। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव ठोस कार्बनिक पदार्थ के रूप में अन्य स्रोतों से भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव प्राणी सम जीव कहलाते हैं। इसमें मनुष्य, मेढक, अमीबा, ये सारे के सारे जो है प्राणी सम पोषण है। देखो आपने जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको देखिए, मनुष्य, मेढक, अमीबा इत्यादि सारे के सारे क्या है, प्राणी सम जीव हैं। मतलब ये जो प्राणी सम पोषण विधि से अपना जो है जिंदगी चलाता है तो इसको प्राणी सम जीव ही कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज के इतना ही ले रखेंगे। इससे अगले क्लास में इससे और आगे क्या करेंगे हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।